अध्याय 13 मार्शल पथ का तीसरा क्रम। आधे दिन बाद झाओ फेंग अपने साथ 3 बड़े बैग लेकर सन फेदर सिटी में दाखिल हुआ। सन फेदर सिटी की एक दुकान पर जहां जानवरों की खालें बेची जाती थीं। काले धब्बे वाला जंगली सुअर, दांत पंजे, कुल 359 चांदी का मूल्य। सोने के धब्बे वाला सांप, 420 चांदी का। 5 जहरीले सेंटीपीड, 210 चांदी के बराबर। दुकानदार ने भावशून्यता से कहा जैसे ही उसने कीमतें गिननी शुरू की। धातु चोंच ईगल, ये यहां तक बोलते हुए दुकानदार का चेहरा बदल गया। मेटल पे का ईगल एक ऐसा जानवर था जो लगभग जानलेवा जानवरों की श्रेणी में आ गया था। उसकी रक्षा मजबूत थी और उसे पकड़ना मुश्किल था। यहां तक कि चौथी श्रेणी के कुछ साधक भी उसे पकड़ नहीं पाते थे। इसके कारण मेटल पे का ईगल्स की कीमत समान रैंक के अन्य जानवरों की तुलना में अधिक हो गई। धातु के पे का ईगल 1100 चांदी के। दुकानदार ने एक पल रुककर कहा, 1100 चांदी। झाओ फेंग थोड़ा चौंका क्योंकि चील की कीमत उसके अनुमान से कहीं ज्यादा थी। जल्द ही झाओ फेंग के हरे सिर वाले बाघ राजा के अलावा बाकी सबकी कीमत गिन ली गई। कुल 5850 चांदी। दुकानदार ने कहा, 5850 चांदी। झाओ फेंग की धड़कनें तेज हो गईं। उसका मासिक भत्ता सिर्फ 20 चांदी था। उसके पास कभी भी 100 चांदी से ज्यादा चांदी नहीं रही। तब भी सबसे महंगी सामग्री, हरे सिर वाले बाघ राजा की मूर्ति, को अभी तक इसमें शामिल नहीं किया गया था। ऐसा क्यों? मैं तुम्हें कुल 5900 चांदी दूंगा। दुकानदार का चेहरा धूर्त था। जरूर। झाओ फेंग बात करने में असमर्थ था, इसलिए वह सहमत हो गया। जल्द ही झाओ फेंग को उसका पैसा मिल गया, सभी चांदी के नोटों में। ओह हाँ, क्या तुम लोग घातक जानवरों से अंग लेते हो? झाओ फेंग बातचीत के तुरंत बाद वहां से नहीं गया। क्या यह हो सकता है कि आपके पास घातक जानवर के अंग हो? दुकानदार की नजर झाओ फेंग के हाथों में आखिरी बैग की ओर गई। हाँ। झाओ फेंग ने धीरे से अपना बैग खोला, जिसमें हरे सिर वाले बाघ राजा के अंग दिखाई दे रहे थे। तुरंत ही थैले से एक शक्तिशाली आभा निकली। हरे सिर वाला बाघ राजा। दुकानदार ने झाओ फेंग की ओर अविश्वास से देखते हुए कहा। वह सोच भी नहीं सकता था कि एक मामूली सा दूसरे दर्जे का आदमी एक खतरनाक जानवर को कैसे मार सकता है। यह तो सर्वविदित था कि एक खतरनाक जानवर सच्चे योद्धाओं से भी लड़ सकता है। यहां तक कि ऐसी अफवाहें भी थीं कि खतरनाक जानवर पूरे पूरे गांव तबाह कर देते हैं। हमारे पास कुल 7 लोग थे। इसे मारने में हमें थोड़ा समय लगा और फिर भी हमने किसी को खो दिया। झाओ फेंग के शब्दों से हैरान दुकानदार को राहत मिली। सामग्रियों का सामना करते हुए दुकानदार की नजर झाओ फेंग के कपड़ों पर झाओ प्रतीक पर पड़ी और अंत में उसने कीमत बताई, 16,000 चांदी। जैसे ही उसने कीमत बताई, दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों ने ठंडी सांस ली। उन्होंने पहली बार इतनी ऊंची कीमत सुनी थी। दुकानदार झाओ फेंग को धोखा देने की हिम्मत नहीं कर सका क्योंकि वह झाओ संप्रदाय से आया था। झाओ, शिन और कियू परिवार सन फेदर सिटी की 3 सबसे बड़ी ताकतें थीं। उनकी अनुमति के बिना कोई भी दुकान नहीं खुल सकती थी। ठीक है। झाओ फेंग मुस्कुराया। वह शांत लग रहा था पर अंदर ही अंदर हंस रहा था। जल्द ही झाओ फेंग ने अपनी 20,000 चांदी ली और दुकान छोड़ दी। अब मैं तीसरे रैंक तक पहुंचने के लिए कुछ संसाधन खरीद सकता हूं। झाओ फेंग उस हथियार की दुकान की ओर चल पड़ा जहां वह कुछ दिन पहले गया था। बच्चे, तुम फिर से यहाँ हो। कुछ दिन पहले झाओ फेंग के पास पैसे कम थे और तकनीकी रूप से उन्होंने भारी धातु के धनुष के लिए आधा उधार लिया था और आधा भुगतान किया था। पाह। झाओ फेंग ने मेज पर हाथ रखा। ये रहे 100 चांदी के सिक्के। उस दिन आपकी मदद के लिए शुक्रिया। 100 चांदी। दुकानदार हैरान था क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि झाओ फेंग इतना ईमानदार होगा। झाओ फेंग ने कहा था कि वह 2 गुना पैसा देगा, लेकिन ये रकम 10 गुना से भी ज्यादा थी। दुकानदार चांदी लेते हुए मुस्कुराया। हालांकि वह दुकानदार था, लेकिन दुकान का मालिक नहीं था। 100 चांदी उसकी साल भर की कमाई का आधा हिस्सा थी। पैसे वापस चुकाने के बाद झाओ फेंग वहां से नहीं गया, बल्कि इधर उधर देखने लगा। मेरे भारी धातु के धनुष की ताकत बहुत कम है। झाओ फेंग को एक नया धनुष चाहिए था। उसने अपनी बाईं आंख से दीवार पर लगे हथियारों का निरीक्षण किया। जल्द ही उसकी नजर एक चांदी के लंबे धनुष पर पड़ी। चांदी का लंबा धनुष एक ठंडी आभा के साथ साथ एक गहरी शांति का एहसास भी देता था। इस धनुष की कीमत कितनी है? झाओ फेंग ने पूछा। तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी हैं। इस धनुष का नाम रहस्यमयी चांदी का धनुष है और ये दुकान के सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक है। केवल सच्चे मार्शल कलाकार जो तीरंदाजी में पारंगत हैं ही इसका पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसकी कीमत 1080 चांदी है। उसने सोचा नहीं था कि झाओ फेंग इसे खरीद पाएगा, फिर भी उसने विनम्रता से काम लिया। 1080 चांदी, यह ज्यादा महंगा नहीं है, मैं इसे खरीद लूंगा, झाओ फेंग ने कहा। रहस्यमयी चांदी का धनुष उत्तम सामग्री से बना था और उसके भारी धातु के धनुष से कई गुना बेहतर था। इसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल करने के लिए चौथे दर्जे या उससे ऊपर के मार्शल कलाकारों की भी जरूरत थी। क्या तुम्हें सच में ये चाहिए? उधार नहीं लेना है। पाह, झाओ फेंग ने चांदी का ढेर लगाया और दुकानदार की ओर बढ़ाते हुए कहा, जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। क्या दुकानदार ने कभी नहीं सोचा था कि झाओ फेंग इतना अमीर था? कुछ दिन पहले ही उसने केवल 15 चांदी का एक धनुष खरीदा था। जरूर जरूर, दुकानदार ने सिर हिलाया और धनुष उतारकर एक खूबसूरत नक्काशीदार डिब्बे में रख दिया। झाओ फेंग ने 100 तीर भी खरीदे, जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3 चांदी थी। हथियारों की दुकान से बाहर निकलने के बाद झाओ फेंग शहर की सबसे बड़ी दवा की दुकान पर गया। दवा मंडप इस शहर की सबसे बड़ी दवा की दुकान है। इसका मालिक बहुत रहस्यमयी है और आसपास के 13 देशों में इसकी चेन स्टोर है। सन फेदर सिटी के 3 बड़े परिवार भी इसकी ताकत से डरते हैं। जैसे ही वह दुकान पर पहुंचा, उसने एक परिचित व्यक्ति की आवाज सुनी। ये झाओ फेंग को कुछ ही दूरी पर एक पुरुष और एक महिला मिले। जो बोल रहा था वह बैंगनी रंग के कपड़े पहने एक युवक था, जिसकी आभा भयावह थी। ये वे हैं, झाओ फेंग ने आह भरी। पुरुष और महिला की जोड़ी झाओ येजियन और झाओ जू थी। भाई फेंग, झाओ जू ने आश्चर्य से कहा, क्योंकि उसने झाओ फेंग को देखा था। झाओ फेंग ने जवाब में अपना सिर हिलाया और फिर मेडिसिन पवेलियन में चले गए। हम सिर्फ उसे दवा मंडप में प्रवेश करने का अधिकार है। दवा मंडप की कोई भी वस्तु उसकी कुछ वर्षों की कमाई के बराबर है। झाओ येजियन ने झाओ फेंग की ओर देखते हुए तिरस्कारपूर्वक कहा। हालांकि झाओ जू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह जानती थी कि झाओ फेंग की पृष्ठभूमि के साथ कुछ 100 चांदी निकालना बहुत कठिन होगा। झाओ येजियन की तुलना में, जिनके पिता और दादा दोनों चौथे रैंक से ऊपर के साधक थे और संप्रदाय में मध्यम उच्च पदों पर थे, उनकी संपत्ति तुलनीय नहीं थी। दोनों की उपेक्षा करते हुए झाओ फेंग औषधि मंडप में चले गए और उन संसाधनों की खोज करने लगे जो उनकी साधना को बढ़ाने में मदद कर सकें। युद्ध मार्ग का तीसरा क्रम वह है जब शरीर अधिक शक्तिशाली बनता है। इस दिशा में रक्त पौधे का उपयोग अत्यंत लाभकारी है। ये व्यक्ति की नींव को मजबूत कर सकता है और कुछ साधकों को आंतरिक शक्ति को समझने में भी मदद कर सकता है। झाओ फेंग ने इसके बारे में सोचा और फिर अपनी जरूरतों की पुष्टि की। सभी पौधों में से रक्त पौधा मार्शल आर्ट सीखने वालों के लिए सबसे अधिक उपयोगी था। रक्त संयंत्रों को कई श्रेणियों में विभाजित किया गया था। जो पुराने थे उनका उपयोग बेहतर था, लेकिन वे ज्यादा महंगे भी थे। 100 साल पुराना ब्लड प्लांट 500 चांदी। 200 साल पुराना ब्लड प्लांट 1200 चांदी। 300 साल पुराना ब्लड प्लांट 3000 चांदी। 500 साल पुराना ब्लड प्लांट 10,000 चांदी। झाओ फेंग की नजर मूल्य सूची पर पड़ी। जाहिर है, ये जितना पुराना था उतना ही बेहतर था। बेशक युद्ध सीखने वालों की सीमा 500 साल पुराने रक्त पौधे थे। भाई येजियन, अगर मेरे पास 200 साल पुराना रक्त पौधा होता तो मैं आधे साल में दूसरे दर्जे के शिखर पर पहुंच सकता था। झाओ जू की आवाज भटकती हुई आई। ये संभव नहीं है। ज्यादा से ज्यादा मैं आपके लिए सिर्फ 100 साल पुराना ही खरीद सकता हूँ। मैं आंतरिक शक्ति सीखने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे मदद के लिए महंगी सामग्री की जरूरत है। झाओ येजियन ने कहा। हालांकि वह अमीर था, लेकिन वह अपना पैसा बेतहाशा खर्च नहीं कर सकता था। 100 साल पुराना भी ठीक है। झाओ जू ने हल्के से मुस्कुराया। ठीक इसी समय एक आवाज ने भावशून्यता से कहा, दुकानदार, मुझे 200 साल पुराने रक्त पौधे और एक 300 साल पुराना पौधा दे दो। इस आवाज ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। ये वही है। झाओ जू ने झाओ फेंग को देखा, जो बहुत दूर नहीं था, और उसका दिल उछल पड़ा। 300 साल पुराना रक्त पौधा, शायद शेख ही बघार रहा है। झाओ येजियन ठहाका लगाकर हंसा। उसे यकीन ही नहीं होता कि एक सामान्य शाखा शिष्य 300 साल पुराना रक्त पौधा खरीद सकता है। 200 साल पुराने 2 ब्लड प्लांट और एक 300 साल पुराना ब्लड प्लांट, कुल 5400 चांदी। दुकानदार ने अपनी कीमत बताई। जल्द ही उनकी आंखों के सामने झाओ फेंग ने अपनी चांदी निकाली और दुकानदार के साथ सफलतापूर्वक उसका आदान प्रदान किया। इस दृश्य ने झाओ येजियन की मुस्कान को रोक दिया। ये कैसे संभव है? झाओ जू के चेहरे पर अविश्वास और घबराहट थी।
दुकानदार, क्या मुझे 3 बोतल उच्च स्तरीय उपचार गोलियों के साथ साथ 3 बोतल उच्च स्तरीय रक्त सुधार गोलियां भी मिल सकती हैं? झाओ फैंग ने कुछ अन्य दवाएं खरीदी जो सभी उच्च स्तर की थीं और 1000 चांदी और खर्च की। बातचीत के बाद झाओ फैंग ने झाओ जू की तरफ हाथ हिलाया और शांत भाव से वहां से चला गया। जवाब देते हुए झाओ जू ने बनावटी मुस्कान दी और झाओ फैंग की आंखों में नहीं देखा। औषधि मंडप छोड़ने के बाद झाओ फैंग झाओ संप्रदाय में वापस नहीं लौटा। इसके बजाय वह एक सराय में चला गया। उसने सबसे पहले अपने पास बची हुई चांदी का हिसाब लगाया, कुल मिलाकर 12,000 चांदी थी। मैं ये चांदी बाद में उपयोग के लिए छोड़ दूंगा। झाओ फैंग समझ गया कि एक साधक के मार्ग के लिए भारी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होती है। उस रात उन्होंने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे वायु प्रवेश तकनीक का प्रयोग किया। उसकी बाईं आंख के अंदर हल्की हरी चमक 2 फीट से बढ़कर 2 फीट 5 हो गई थी। झाओ फैंग ने पुष्टि की कि वह दूसरे रैंक के शिखर पर पहुंच गए हैं और तीसरे रैंक तक पहुंचने के लिए उन्हें बस आधा कदम और चलना होगा। मुझे आश्चर्य है कि ये दवा कितनी शक्तिशाली होगी। झाओ फैंग बहुत उम्मीदों से भरा हुआ था क्योंकि उसने 200 साल पुराना रक्त पौधा खाया था। जल्द ही झाओ फैंग ने महसूस किया कि उसके शरीर में बहुत अधिक शक्ति उत्पन्न हो गई थी जो अराजक थी। कितनी शक्तिशाली जड़ी बूटी है। झाओ फैंग ने वायु प्रवेश तकनीक का पूर्ण उपयोग किया और दवा को अवशोषित कर लिया। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि झाओ फैंग ने पहले कभी ऐसी कीमती जड़ी बूटियों का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए उसने सोचा कि यह बेहद शक्तिशाली है। दूसरे दिन की सुबह, क्या ऐसा हो सकता है? झाओ फैंग ने खुद को ऊर्जा से भरा हुआ महसूस किया। उसकी सारी मांसपेशियां और हड्डियां शक्ति से भरी हुई थीं। पेह, उसने लापरवाही से अपनी मुट्ठी लहराए और 700 किलोग्राम के बल से वार किया। तीसरी पंक्ति तक पहुंचना झाओ फैंग के अनुमान से कहीं ज्यादा आसान था। संपर्क टॉस।